हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। हम पाइथागोरस थ्योरम और इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। तो अपने इस डिस्कशन में, अपने इन लेक्चर्स की सीरीज में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स देख लिए हैं सर, जहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और इसके साथ साथ प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है। और ये तीनों प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेक्चर्स को जरूर से देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अपनी इन्हीं लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब इस लेक्चर से अपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे सर। तो इस लेक्चर में कौन सा रिजल्ट डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। क्या मैंने कहा सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। अब सुनने में अभी फिलहाल बहुत ऊट पटांग आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो रिजल्ट आएगा कैसे। चिंता मत करो, पूरी कहानी को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो हम जो भी सीखेंगे सर वो इस ऑर्डर में होने वाला है, यानी कि सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल की कहानी आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की कहानी आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा हम अपने ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड रिजल्ट पे बात करेंगे और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने मेन कंसेप्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने बचपन की क्लासेस से हजारों लाखों बार पढ़ चुके हैं सर कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। क्या जानते हैं सर? तो एक्यूट एंगल के बारे में हम जानते हैं सर कि हमारे एक्यूट एंगल्स की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से बड़ी लेकिन 90 डिग्री से छोटी होती है। यानी कि कोई भी एंगल अगर 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, इस टाइप के एंगल को ही हम एक्यूट एंगल कह देते हैं। इसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है सर कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स की जो रेंज होती है वो 90 डिग्री से बड़ी होती है लेकिन 180 डिग्री से छोटी होती है। इसका मतलब यह है कोई भी ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, इस टाइप के एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल्स कह देते हैं सर। यानी अपनी बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं। यानी अपनी बात को सिंप्लीफाई करते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, पढ़ी हुई चीज। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं। तो आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोले या फिर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलो, एक ही बात है। क्या मैंने कहा सर कि आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलो या फिर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलो, कुल मिला के एक ही बात है। तो मुद्दा ये है सर किस टाइप के ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एग्जैक्टली एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, उसी ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। क्या मैंने कहा सर कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एग्जैक्टली एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, जिसमें एग्जैक्टली एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सर, इसी टाइप के ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। अब ये सुनते ही आपके मन में एक डाउट आएगा। क्या सर? आप कहोगे सर मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हैं, जिसमें 2 इंटीरियर एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? अगेन एक स्टूडेंट ये भी डाउट पूछ सकता है सर कि मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हैं, जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? तो यहां पे कहानी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपके हिसाब से मैंने अपने ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स को XYZ कंसीडर कर लिया। अब आप क्या बोल रहे हो? आप पूछ रहे हो सर मान लीजिए मेरे ट्रायंगल में
दो इंटीरियर एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। चलो इस कंडीशन को यहां पे चेक करते हैं। तो मान लो मैंने मान लिया कि इन तीन इंटीरियर एंगल्स में से ये दोनों बिल्कुल रैंडमली मेरे ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल्स, इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं बोल दूंगा सर कि अगर x एक ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि x की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, अभी अभी हमने देखा सर। अगेन अगर y एक ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि y की भी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी सर। अब ये जो दो इनइक्वालिटी आपके सामने आ रही है, इनको अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरफ हो जाएगा x प्लस वाई, यहां पे ग्रेटर देन का साइन नीचे उतर जाएगा, इस तरफ 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है सर कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा सर। ट्रायंगल की डेफिनेशन में मैंने आपको सिखाया था कि तीन इंटीरियर एंगल्स मिलके एक ट्रायंगल तभी बना सकते हैं अगर तीनों इंटीरियर एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो, ना कम ना ज्यादा। हमने अपने ट्रायंगल्स में शुरुआत में ही सीख लिया है सर कि तीन इंटीरियर एंगल्स मिलके एक ट्रायंगल तभी बना सकते हैं अगर तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो, ना कम ना ज्यादा। अब यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है सर कि दो इंटीरियर एंगल ही मिलकर 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहे हैं। समझिएगा बात को। यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है सर कि दो इंटीरियर एंगल ही मिलकर 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहे हैं। तो क्या ट्रायंगल बनेगा? कहोगे सर इस सिचुएशन में ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। यही पे दिख रहा है सर, तीनों एंगल की तो अभी मैंने बात ही नहीं की, यहां पे तो दो ही एंगल मिलके 180 डिग्री पार कर जा रहे हैं सर, यानी कि ट्रायंगल के डेफिनेशन को वायलेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं हो सकता जहां पे दो इंटीरियर एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल हो। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि एक ट्रायंगल में एक ही इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अगेन भावनाओं को समझिएगा, जब दो ऑब्ट्यूस एंगल में ट्रायंगल नहीं बन पाया तो तीन में बनेगा क्या? अगेन नहीं बनेगा सर। तो बिल्कुल इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपके ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर आपके ट्रायंगल के अंदर एक ही इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, उससे ज्यादा इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो ट्रायंगल बनके तैयार ही नहीं हो पाएगा सर। क्लियर है? तो यहां से मुझे अपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या फिर कह लो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होती है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एग्जैक्टली एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, इसी टाइप के ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं सर। यह समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो इससे एक और बात बहुत ही ऑटोमेटिकली क्लियर होती है सर कि अगर एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है यानी कि उसमें एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे सर, वो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे सर। तो कॉमन सेंस की बात है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर एक इंटीरियर एंगल एग्जैक्टली ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अब एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि तीन इंटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा और बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे सर। क्लियर है? इस बात को कॉपी पे नोट कर लीजिए, दिमाग में भी याद रखिएगा सर। फटाफट पहले इतनी चीजों को नोट डाउन करिए। क्लियर है? अब देखो यहां पे, अब ये कहानी समझ गए हो तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखते, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन मैंने आपको बताया है सर कि एक ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, और आपके ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली अपोजिट साइड कंपैरेटिवली छोटी होती है। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि एक ट्रायंगल में जो बड़ा वाला साइड है उसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा।
अगेन आपके ट्रायंगल में जो छोटा वाला साइड है उसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल होगा वो छोटा होगा। यह कहानी भी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं और यह कहानी आपको हर ट्रायंगल में ऑब्जर्व होगी। इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री इस पॉइंट पे है, इस वर्टेक्स पे है सर। यानी कि ये जो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स है ये मेरे एक्यूट एंगल्स हैं सर। अब तीनों इंटीरियर एंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला इंटीरियर एंगल क्या होगा सर? कहोगे 90 डिग्री सबसे बड़ा वाला होगा। यानी इसके सामने वाली अपोजिट साइड ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होती भी है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है सर। तो ये चीज मुझे हर ट्रायंगल में वेरीफाई होती हुई दिखेगी। इसको हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिवाइज कर लिया। अब इसी कंसेप्ट को एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो आपके सामने बिल्कुल रैंडमली मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC की यहां पे बात कर ली, जहां पे मेरे ट्रायंगल का वो इंटीरियर एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है, वो है मेरा एंगल B। तो मेरे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का यही वो एंगल है जो कि ऑब्ट्यूस है। तो हमने अभी सीखा है सर कि जो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे ही होंगे। तो तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या बता दोगे? तो आप तुरंत कहोगे सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है वही सबसे बड़ा होता है। यानी कि उसी के सामने वाली अपोजिट साइड ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होगी। यानी कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड उस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होगी, जो कि इस फिगर के हिसाब से क्या है सर? AC है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी हमें बात करनी थी सर, उसको हमने यहां पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस थर्ड वाले टॉपिक तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक क्या है सर? रिजल्ट ऑन ट्रायंगल साइड्स। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि अभी तक आपने जितनी मैथ्स पढ़ी है उसमें कितने ऐसे रिजल्ट्स आपने देखे हैं जहां पे एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही इक्वेशन में आपस में कोरिलेट हो जाते हैं? सवाल से भी कुछ समझ में आया? सवाल मैंने किया सर कि अभी तक आपने मैथ्स में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इतने सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो इतने सारे रिजल्ट्स में से आप कितने ऐसे रिजल्ट्स जानते हो जहां पे आपके ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही इक्वेशन में आपस में कोरिलेट हो जाते हैं? तो कहोगे सर कुछ रिजल्ट्स जानते हैं और इन कुछ रिजल्ट्स में सबसे फेमस वाला रिजल्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल में आता है पाइथागोरस की मदद से। यानी अगर मैं यहां पे रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दे तो बोल देंगे सर कि मेरा जो AC का स्क्वायर होगा ये AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। ये हम बोल देंगे। और मुझे दिख रहा है सर कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही इक्वेशन में एक साथ कोरिलेट हो रहे। तो इस टाइप के कुछ और रिजल्ट्स जानते हैं सर, लेकिन ये सबसे फेमस वाला है। अब एक और सवाल मैं आपसे करता हूं। एक और सवाल ये है सर कि ये जो रिजल्ट्स की बात हो रही है इनमें से ऐसे कितने रिजल्ट्स जानते हो जहां पे साइड के स्क्वायर पे बात चलती है? तो कहोगे सर अब तो और बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब आपने कहा कि इनमें से ऐसे कितने रिजल्ट जानते हो जहां पे ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर पे चर्चा होती है? तो कहोगे सर यहां पे तो बस एक ही रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस ही मुझे दिमाग में आता है, जहां पे एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही इक्वेशन में एक साथ कोरिलेट होते हैं और ये साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में अपीयर होते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में कोरिलेट होते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्मेट की बात की जाए सर तो यही रिजल्ट बस दिमाग में आता है और कोई दूसरा रिजल्ट दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अब इस लेक्चर के बाद से हम और भी ऐसे रिजल्ट सीखेंगे और भी एक ऐसा रिजल्ट देखेंगे सर जहां पे मेरे ट्रायंगल के
तीनों के तीनों साइड्स एक साथ एक ही इक्वेशन में स्क्वायर के फॉर्मेट में कोरिलेट होते हुए दिखेंगे। तो इस लेक्चर के बाद से अब हम एक ऐसा नया रिजल्ट देखेंगे सर, जहां पे इसी टाइप की चीज होगी, यानी कि आपके ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही साथ एक ही इक्वेशन में स्क्वायर के फॉर्मेट में कोरिलेट होते हुए दिखने वाले हैं सर। और ये जो कहानी हम सीखने वाले हैं ना, ये पूरी कहानी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होने वाली है। अब कहानी क्या है, कहानी कैसे काम करती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की कहानी को मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो साइड से रिलेटेड अपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन जानते हैं सर? तो हमारा रिलेशन कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। या फिर इसी बात को मैं कह सकता हूं सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है सर। ये बात अपने राइट एंगल ट्रायंगल में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर इस बात को यहां पे लिख ले सर, तो हम बोल देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब समझिएगा सर, एग्जैक्टली यही बात अगर मैं चाहूं ना तो दुनिया के किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए बोल सकता हूं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर, जो बात मैंने अभी अभी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताई, एग्जैक्टली वही बात, बिल्कुल वही बात मैं दुनिया के किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए बोल सकता हूं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। यानी कि अपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूं सर कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो पहले आधी बात को लिख लेते हैं, उसके बाद ट्विस्ट की बात करेंगे। तो आपके हिसाब से सर यहां पे अपने दुनिया के किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए मैं बोल सकता हूं कि मेरे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। यानी यही सेम बात यहां पे बोल सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अब मुद्दा यह है सर कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ट्विस्ट क्या है, ध्यान से सुनना। तो ट्विस्ट ये है सर कि ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, इसके आगे एक और एक्स्ट्रा टर्म आता है सर। इसके आगे एक और एक्स्ट्रा टर्म आता है सर। क्लियर है? तो इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अभी अभी हमने सीखा कि सबसे बड़ा वाला साइड क्या होगा। तो फिगर के हिसाब से सबसे बड़ा वाला साइड क्या है सर? AC है। तो मुद्दा यह है सर कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म की बात हो रही है, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी कैसे आती है? तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखो कहानी कुछ यूं है कि इस एक्स्ट्रा टर्म पे बात करने के लिए आपको प्रोजेक्शन की कहानी जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर कि प्रोजेक्शन की कहानी के लिए हमारे दो लाइन सेगमेंट्स, टारगेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को सबसे पहले ढूंढना मेरा मेन एम होता है। तो अगर सर ये एक्स्ट्रा टर्म की कहानी प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से आने वाली है सर, यानी कि यहां पे अपने फिगर में मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहले इनको ढूंढते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड के अलावा जो भी साइड्स होते हैं ना सर, वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स प्रोजेक्शन के लिए बनने वाले हैं। तो अभी अभी जो मैंने बातें बोली उनको थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने सबसे पहले यह देखा सर कि हम जो अपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड के टर्म में रिजल्ट जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आप कह रहे हो सर कि हम इसी बात को दुनिया के किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी बोल सकते हैं। तो फिगर के हिसाब से इस बात को बोलेंगे तो यहां पे लिख लेंगे सर सबसे बड़ा वाला साइड यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट होता है,
और वो ट्विस्ट होता है सर कि आगे प्लस साइन के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, और इस एक्स्ट्रा टर्म के बारे में बात करने के लिए आपको प्रोजेक्शन के कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब प्रोजेक्शन के लिए हमें भली भांति पता है सर कि दो टारगेट लाइन सेगमेंट्स को ढूंढना होता है, तो मुद्दा यह है कि फिगर के हिसाब से हमारे वो दो टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे। तो याद रखिएगा कि आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड है, उसके अलावा जो भी साइड बच गया वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो याद रखिएगा सर, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इस एक्स्ट्रा टर्म में जब प्रोजेक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारे टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे सर। तो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको छोड़ दो, जो भी साइड बच गया वही साइड्स आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स बनेंगे सर। यानी कि फिगर के हिसाब से क्लियर है कि सबसे बड़ा वाला ये है, इसको छोड़ दें, यानी कि ये दोनों बचा, यही दोनों मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स प्रोजेक्शन के कंसेप्ट के लिए बनने वाले हैं सर। अब मुद्दा यह है सर कि जब इन सेगमेंट्स में, इन लाइन सेगमेंट्स में प्रोजेक्शन का कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने अपने टारगेट लाइन सेगमेंट्स में प्रोजेक्शन के कंसेप्ट में यह सीखा था सर कि मुद्दा यह होता है कि किसके प्रोजेक्शन की बात होती है और किसके ऊपर प्रोजेक्शन की बात होती है। तो अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि इन दोनों टारगेट में से किसके प्रोजेक्शन की बात हो रही है और किसके ऊपर प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो अगेन याद रखिएगा सर कि किसके इस सवाल के जवाब के लिए और किसके ऊपर इस सवाल के जवाब के लिए आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। यानी कि आप इन दोनों साइड्स को इन दोनों में फिट बैठाते हुए दो तरीके से रिजल्ट की बात कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं सर कि आप यहां पे चाहो तो एक सिचुएशन, एक रिजल्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो कि आप इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल लो। अगेन इसी सिचुएशन में एक और रिजल्ट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आप इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल लो। यानी दोनों तरीके से बात होके दो रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। एक एक करके दोनों रिजल्ट पे बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यह पूरी मेहनत इसी एक्स्ट्रा टर्म को समझने में हो रही है सर, क्योंकि रिजल्ट का इतना हिस्सा तो बहुत आसान है, पूरी मेहनत इसी एक्स्ट्रा टर्म की कहानी को समझने में। तो सबसे पहले कौन सा केस लेते हैं सर। सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे कहोगे सर, AB का प्रोजेक्शन निकाल रहे। किसके ऊपर निकाल रहे कहोगे सर, BC के ऊपर निकाल रहे। तो जो रूल्स जानते हो अप्लाई कर दो। तो अपने रूल्स को अगर अप्लाई करें तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसी का प्रोजेक्शन यहां पे निकालना है सर। तो जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसके हिसाब से क्लियर है कि यही जो पॉइंट B होगा सर, ये मेरा कनेक्टेड वाला पॉइंट होगा, और मेरे कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला मेरा फ्री एंड पॉइंट होगा सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्री के डेफिनेशन का मतलब यह है सर कि आपका वो पॉइंट किसी दूसरे लाइन से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन टारगेट के हिसाब से सोचो, टारगेट लाइन सेगमेंट्स के अलावा कोई भी लाइन सेगमेंट दिखे उनको नेग्लेक्ट करके चलो। तो टारगेट यही दोनों है सर, तो इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। उस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि यही मेरा फ्री एंड होगा सर। तो कंसेप्ट हमने कल के लेक्चर में सीखा था प्रोजेक्शन बनाने के लिए कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हो सर। तो अभी फिलहाल तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिख रहा है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल का केस है जहां पे परपेंडिकुलर एक्सटेंशन के बाद ही ड्रॉप किया जा सकता है। तो कुल मिला के क्लियर है सर कि मुझे BC के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि पहले BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब BC को एक्सटेंड करने के बाद अपने फ्री एंड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे सर। अब मान लो इस ड्रॉप के एंड पॉइंट को मैं कुछ E कह देता हूं, तो अब प्रोजेक्शन की कहानी यहां पे होती है कंप्लीट। ठीक है, अब मुद्दा यह है सर कि आपने हमें यह समझाया कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से आएगा। प्रोजेक्शन के लिए टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे सर, ये भी आपने बता दिया, और आपने एक केस का प्रोजेक्शन यहां पे डिस्कस भी कर लिया। अब मुद्दा यह है सर कि इस एक्स्ट्रा टर्म को लिखा कैसे जाएगा। अगेन ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो आपने इतना किया है इससे एक्स्ट्रा टर्म कैसे निकल के आएगा। तो एक्स्ट्रा टर्म
आपका कुछ इस फॉर्मेट का होगा सर, 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग, ठीक है सर। अब ये 2 समथिंग की जगह पे क्या आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने अभी अभी इस केस में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है उसको एक समथिंग में पुट करिए, और जो आपका प्रोजेक्शन आया है उसको दूसरे समथिंग में पुट करिए। क्या मैंने कहा सर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है उसको एक समथिंग में डालिए, और जो प्रोजेक्शन आया है उसको दूसरे समथिंग में डालिए। यानी फिगर के हिसाब से किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है कहोगे, बीसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है सर, तो एक समथिंग में फिगर के हिसाब से बीसी गया। और प्रोजेक्शन क्या आया है सर, तो कहोगे मेरा प्रोजेक्शन आया है सर बीई, तो दूसरे समथिंग में आपका प्रोजेक्शन जाएगा यानी कि बीई। तो ये आपका इस सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म आ गया सर। यानी कि अब अगर मैं अपना बिल्कुल फाइनलाइज रिजल्ट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सर यहां पे कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ये इसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट के तौर पे एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करेंगे। वो एक्स्ट्रा टर्म कैसे आएगा, कैसे कैसे बात करनी है हमने देख लिया। तो अभी फिलहाल एक सिचुएशन के अनुसार, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाला है, इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 2 इंटू बी सी इंटू बीई। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन कर लीजिए सर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट यहां पे एक तरीके से आ गया। अब जो भी बात मैं बोल रहा था यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से रिलेटेड एक कंबाइंड रिजल्ट आया है, जहां पे मेरे ट्रायंगल के साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अब इस लेक्चर के बाद से आप एक और ऐसा रिजल्ट सीखोगे जहां पे एक ही इक्वेशन के फॉर्म में आपको ट्रायंगल के तीनों साइड से रिलेटेड एक ही साथ बात मिलेगी, और ये साइड की बात स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलेगी जैसा पाइथागोरस में मिलती थी। और यहां पे जब हम पाइथागोरस से कंपेयर करके पढ़े हैं ना सर, तो इसको याद रखना, इसको समझना बहुत आसान है। कुल मिला के बात समझिएगा सर, इतना टर्म याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पाइथागोरस की डेफिनेशन है, कुछ अलग नहीं है। ये जो आगे का ट्विस्ट, ये जो आगे का एक्स्ट्रा टर्म आता है, इसी की कहानी आपको यहां पे थोड़ा सा समझनी है, बाकी और कुछ नहीं है। और इस कहानी के लिए भी जो लास्ट लेक्चर लिया था मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि एक्स्ट्रा टर्म के लिए आपको यहां प्रोजेक्शन डिस्कस करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन में हम सीख के आ रहे हैं 2 टारगेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं। अब हमारे 2 टारगेट लाइन सेगमेंट्स हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे, तो याद रखना है हमें कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड के अलावा जो भी साइड होंगे वही मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स बनेंगे सर। अब यहां पे हमने यह भी सीखा है सर कि हम दोनों तरीके से बात कर सकते हैं, यानी इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल के एक रिजल्ट आ सकता है, अगेन इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल के एक और रिजल्ट आ सकता है सर। तो यहां पे जैसे ही प्रोजेक्शन की बात कर ली किसी भी तरीके से सर, उसके बाद ये एक्स्ट्रा टर्म कैसे फिल होगा सर, तो एक्स्ट्रा टर्म याद रखना है 2 इंटू समथिंग का फॉर्मेट है, जहां पे हमारे 2 समथिंग क्या होंगे, तो एक समथिंग होगा जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, और दूसरा समथिंग होगा जो आपका प्रोजेक्शन आया है सर। क्लियर हुआ, कहानी समझ में आई, आनी चाहिए। अब यहां पे इसको इंटरचेंज करके एक और रिजल्ट पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब इसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में दूसरे तरीके से प्रोजेक्शन पे बात करते हुए अपने एक्स्ट्रा टर्म के हिसाब से एक और रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिक पार्ट तो वही रहने वाला है, यानी कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विद अ ट्विस्ट, और हमारा ट्विस्ट होता है वो एक्स्ट्रा टर्म। अब इस सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा सर, प्रोजेक्शन चेंज करने पे क्या आएगा सर, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये वाला रिजल्ट कैसे बनाया था सर, तो ये वाले रिजल्ट को बनाने के लिए हमने ए बी का प्रोजेक्शन बीसी के ऊपर निकाला था। अब क्या करते हैं, स्विच करते हैं, अब बीसी का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर निकालेंगे सर। अब बीसी का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो सर, बीसी का।
कनेक्टेड वाला एंड कौन है कहोगे सर, ये वाला एंड आपका कनेक्टेड एंड है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये वाला एंड क्या हो जाएगा सर, फ्री एंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, हम अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगेन दिख रहा है सर ऑब्ट्यूस वाला केस है, बिना एक्सटेंशन के परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो सकता, एक्सटेंशन करिए। तो ए बी के ऊपर निकालना है सर, तो ए बी का यहां पे सिचुएशन के हिसाब से एक्सटेंशन कर देते हैं सर, एक्सटेंशन कर दिया। अब जो रूल कहता है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं, यानी कि अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को यहां पे ड्रॉप कर देते हैं और मान लो इस एंड को कुछ y बोल देते हैं सर। क्लियर हो गया? तो अगेन इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा टर्म को फिल किया जाए तो यहां पे बोल देंगे सर 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग। तो किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो इस केस में आप कहोगे सर कि हम ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं सर। तो यानी एक समथिंग में यहां पे ए बी आ जाएगा। प्रोजेक्शन आई क्या है सर, प्रोजेक्शन लेंथ क्या है, ये कह दोगे सर फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन लेंथ आई है बी वाई, यानी दूसरा समथिंग यहां पे बी वाई हो जाएगा। यानी कि अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी वाई। तो ऐसे भी करके अपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में रिजल्ट को डिफाइन किया जा सकता है। फटाफट यहां पे नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? तो कहानी समझ में आई, सभी को आनी चाहिए सर। बड़ा आसान तरीका है, देखो इसको इस तरीके से समझोगे ना तो इस रिजल्ट को याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बुक से सीधे फॉर्मूला रटने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पे सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब चिंता मत करो, जो हमने अभी अभी सीखा है ना सर, इसको एक सवाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में इसको यहां पे दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके रिजल्ट लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन यहां पे दिख रहा है सर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ZYX है, ट्रायंगल ZYX है। तो ट्रायंगल ZYX इज एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एट, कहां पे ऑब्ट्यूस एंगल है सर, तो दिख रहा है कि y पे इसका ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट हो रहा है। तो जो कंसेप्ट पढ़ा है अप्लाई कर दीजिए साइड वाला, तो तुरंत कह दोगे कि हमने अभी अभी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए सीखा है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर। अब सबसे बड़ा वाला साइड इस वाले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या है, तुरंत कह दोगे सर सबसे बड़ा एंगल यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल यही है, इसके सामने वाला सबसे बड़ा वाला साइड हो जाएगा। यानी कि मेरे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है सर, तो ट्विस्ट होता है एक्स्ट्रा टर्म का ट्विस्ट। और ये एक्स्ट्रा टर्म के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि प्रोजेक्शन के कहानी की मदद लेनी पड़ती है। अब प्रोजेक्शन के कहानी के लिए टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, तो अगेन हमने सीखा है सर कि आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड के अलावा जो भी साइड्स है वही आपके टारगेट होते हैं। यानी फिगर के हिसाब से ZY और YX टारगेट होगा। तो दोनों तरीके से यहां पे बात करके रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मान लो ऐसा प्रोजेक्शन देखते हैं सर जहां पे हम अपने ZY का प्रोजेक्शन जो है सर ये YX के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सर यहां पे हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आपको पता है सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो सीधे सीधे तो बात नहीं हो सकती, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो सर यहां पे किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है कहोगे सर, इस सिचुएशन के हिसाब से YX के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करते हैं तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे सर तो कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहां पे किसका प्रोजेक्शन निकालना है कहोगे सर, ZY का प्रोजेक्शन निकालना है। जहां पे ये मुझे दिख रहा है कनेक्टेड एंड है सर, ये वाला मेरा फ्री एंड है। तो रूल कहता है फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। कर दिया सर परपेंडिकुलर ड्रॉप। मान लो इस एंड को मैं कुछ W बोल देता हूं सर। क्लियर हो गया? तो अभी सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म यहां पे हम बोल देंगे सर, क्या बोल देंगे, तो 2 इंटू डैश
जहां पे एक डैश क्या हो जाएगा, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, किसके ऊपर निकाल रहे हो, कहोगे सर yx के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी यहां पे yx हो जाएगा एक डैश में। दूसरे डैश में जो प्रोजेक्शन आई है उसको डाल दीजिए। प्रोजेक्शन क्या आई है सर, तो फिगर के हिसाब से कह दोगे WY प्रोजेक्शन आई है सर, यानी एक डैश में यहां पे WY को डाल देंगे। यानी इस हिसाब से पूरा रिजल्ट हो रहा है ZX स्क्वायर इज इक्वल टू ZY स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर और प्लस यहां पे 2 इंटू YX इंटू WY। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। तो अब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से रिजल्ट को अप्लाई करना है। फटाफट नोट डाउन करिए। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा सर। तो अगेन बेसिक कहानी तो वही रहने वाली है कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड, यानी कि फिगर के हिसाब से सबसे बड़ा वाला है सर ZX। इसका जो स्क्वायर होगा ये अपने इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा और विथ अ एक्स्ट्रा टर्म विथ अ ट्विस्ट। अब इस केस में, नए केस में एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं सर। अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस प्रोजेक्शन की कहानी को यहां से रब कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्शन की कहानी को यहां से हमने रब किया। क्लियर हो गया सर। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाला था। अब हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे। तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है सर, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना है, तो इसके ऊपर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। दिख रहा है सर ये कनेक्टेड एंड है, ये वाला फ्री एंड है। फ्री एंड से जिसके ऊपर निकालना होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। चूंकि ऑब्ट्यूस एंगल का केस है, सीधे ड्रॉप नहीं हो सकता, मुझे एक्सटेंशन करना पड़ेगा सर। तो यहां पे जिसके ऊपर निकालना है हमने उसे एक्सटेंड कर दिया जरूरत के हिसाब से। अब एक्सटेंड करने के बाद अपने फ्री एंड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप। मान लो इस एंड पॉइंट को मैं कुछ ई कह देता हूं सर। अब इस हिसाब से अपना एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग। एक समथिंग क्या बोल दोगे, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन गिरा रहे हो सर। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो कहोगे सर फिगर के हिसाब से ZY के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहां पे ZY हो जाएगा। दूसरे डैश में जो प्रोजेक्शन आई है उसको डाल देंगे। क्या प्रोजेक्शन आई है, तो फिगर के हिसाब से कह दोगे सर YE हमारी प्रोजेक्शन आई है। तो यहां पे YE हो जाएगा। यानी कि हमारा कंप्लीट रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा, ZX स्क्वायर इज इक्वल टू ZY स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर प्लस 2 इंटू ZY इंटू YE। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन करिए सर। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए साइड वाले रिजल्ट पे प्रोजेक्शन की मदद से किस तरीके से बात करनी है आपको बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो रहा होगा सर। तो अभी हमने सीखा सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में दो तरीके से प्रोजेक्शन की बात करने के बाद हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आते हैं। इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर कि एक ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आते हैं। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाई, इस पूरी कहानी को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ, इसी वजह से इस पूरी चीज को मैंने एक ही सेपरेट स्लाइड में यहां पे समराइज कर दिया है। कहानी क्या है समझते, ध्यान से सुनिएगा। कुल मिला के सर दोनों फिगर बिल्कुल सेम टू सेम है। क्यों सेम टू सेम है सर, तो दोनों ही जगह एक ही ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है सर। दोनों ही जगह एक ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC पे चर्चा हो रही है। फर्क बस इतना है सर कि दोनों जगह अलग अलग तरीके से प्रोजेक्शन की बात होने के कारण अलग अलग टाइप से रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। अब यहां पे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC में AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकाला गया है, प्रोजेक्शन आया है BD, उस हिसाब से रिजल्ट क्रिएट हो रहा है सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। अब यहां पे हमारे सेम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC में कहानी कुछ ऐसी है कि BC का प्रोजेक्शन AB के ऊपर निकाला गया है और प्रोजेक्शन लेंथ आई है B, और इस हिसाब से रिजल्ट क्रिएट होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू B। तो फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं।
तो आई होप सभी ने यहां पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था जहां पे आप लोगों के साथ मैंने प्रोजेक्शन की कहानी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी, उस लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट की तरफ सीधे सीधे फॉर्मूले की मदद से प्रोजेक्शन की बात कैसे करनी है मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब वो जो कंसेप्ट हमने सीखा था सर, उस कंसेप्ट को इन दोनों फॉर्मूलेज में अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे और चेंज्ड फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस भी सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट की तरफ सीखा था सर कि सीधे सीधे फॉर्मूले की मदद से प्रोजेक्शन को या तो हम r cos थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर -r cos थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहां काम करता है सर? तो अगेन हमने सीखा था कि ऊपर वाला फॉर्मूला वहां काम करेगा सर जहां पे हमारा थीटा एक एक्यूट एंगल है। अगेन हमने सीखा था सर नीचे वाला फॉर्मूला वहां काम करेगा जहां पे हमारा थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर है सर? अब यहां पे अपने इस कंसेप्ट के बेसिस पे दोनों में चेंजेस सोचने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सर मुझे पता है कि इस फॉर्मूला पे बात करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने फिगर में आर और थीटा की कहानी हाईलाइट करनी होती है। थीटा क्या होता है सर? तो थीटा आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल होता है। आर क्या होता है सर? तो जिसका प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हो उसी के लेंथ को हम आर मान के चलते हैं। उस हिसाब से अगर मैं अपने सबसे पहले वाले फिगर को एनालाइज करूंगा सर, तो क्लियरली मुझे अपने टारगेट लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है सर कि यही दोनों मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि इनके बीच में जो ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट हो रहा है यही मेरे थीटा का काम कर रहा है सर। अब इस फिगर में अगेन मुझे पता है कि हम ए बी का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि ए बी का लेंथ आर की तरह ट्रीट होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, हम जो नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं उस नए फॉर्मूले में एक्स्ट्रा वेरिएबल कम से कम रहे, इसी वजह से मैं ए बी को अलग से आर नहीं बोलूंगा, ए बी को ए बी ही बोल के चलूंगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि हम जो नया फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल कम से कम रहे, इसी वजह से मैं ए बी के लेंथ को अलग से आर नहीं बोलूंगा, ए बी के लेंथ को ए बी ही बोल के चलूंगा। कोई दिक्कत यह समझने में नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। तो बताइए सर इस फिगर में इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? तो आप कहोगे सर कि चूंकि यहां पे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में चर्चा हो रही है और मुझे दिख रहा है कि मेरा टारगेट थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल ही है, इसी वजह से नीचे वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब प्रोजेक्शन यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? तो कहोगे सर प्रोजेक्शन को BD से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि अगर मैं BD को इस तरीके से रिप्लेस करना चाहूं तो कैसे लिख दूंगा? मैं यहां पे BD के बदले लिख सकता हूं सर माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस R। तो R यही AB की लेंथ है सर, जिसको मैंने आपको अभी अभी बताया AB ही रहने देते हैं। तो माइनस AB इंटू कॉस ऑफ दिस ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि कॉस थीटा। यानी इस चीज को चेंज करने के बाद अब अगर मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू माइनस AB कॉस थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। यानी इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए सर तो ये हो जाएगा यहां पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहां पे ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू BC इंटू AB कॉस थीटा। यानी ये आपका फाइनलाइज्ड फॉर्मूला आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। क्लियर हो गया? कर लिया सभी ने नोट डाउन? अब आपके मन में सवाल आ सकता है सर कि जब ये फॉर्मूला पहले से था तो इस नीचे वाले फॉर्मूले की क्या जरूरत? तो समझिएगा क्या जरूरत। देखो कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में कहीं पे मुझे सीधे सीधे प्रोजेक्शन क्या है बता दिया जाए। हो सकता है मुझे प्रोजेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से ए बी का लेंथ देके थीटा देके बताया जाए, तो उस टाइप के सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर है नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जहां सीधे सीधे प्रोजेक्शन की बात हो रही है वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऊपर वाले इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जहां सीधे सीधे बात नहीं हो रही है, जहां पे थीटा और आर के टर्म में बात हो रही है, वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर है सर, नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये वाला सर, एक ये वाला। तो इस फिगर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? अब देखो, आपको अपने बुक में ऊपर वाला फॉर्मूला मिलेगा, नीचे वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, और बहुत कम चांसेस है कि किसी दूसरे बुक में भी आपको नीचे वाला फॉर्मूला मिले। इसलिए अच्छे से चीजों को यहां पे सही साइन के साथ नोट डाउन करिएगा, क्योंकि बुक में जो भी सवाल मिलेंगे मैक्सिमम 99% इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन में ऐसे सवाल मिल सकते हैं जो कि नीचे वाले पे बेस्ड हो सकते हैं सर, इसलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यही सेम टू सेम एनालिसिस यहां पे करते हैं, ध्यान से अगेन सुनिएगा सर। मान लो पेन का कलर चेंज करके ब्लू कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब अगेन पहले यहां पे आर और थीटा की कहानी को पहचानिए। तो इस फिगर में अगेन टारगेट लाइन सेगमेंट्स मुझे दिख रहा है सर कि ये और ये है, यानी टारगेट लाइन सेगमेंट्स के बीच में ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है सर, इसी को हम थीटा कहेंगे। अब आर क्या होगा सर? तो इस वाले फिगर के हिसाब से बीसी का प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है, यानी कि बीसी आर की तरह बिहेव करेगा। अगेन मैंने आपको क्या सिखाया, वेरिएबल एक्स्ट्रा ना आ जाए फॉर्मूले में, इसी वजह से बीसी को बीसी ही रहने देते हैं सर, आर नहीं बोलेंगे। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे स्विचिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोजेक्शन लेंथ क्या आई है कहोगे सर? प्रोजेक्शन लेंथ आई है बीई, यानी कि यही यहां पे स्विच होने वाला है। किससे स्विच होगा? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्लियरली दिख रहा है सर कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल में थीटा जो है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि यहां पे भी ये नीचे वाला फॉर्मूला ही काम करेगा, यानी कि माइनस आर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ही काम करेगा। अब आर की तरह क्या बिहेव कर रहा है? बीसी, यानी कि माइनस बीसी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा सर। अब अगर मैं यहां पे रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू ए बी इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस बी सी कॉस थीटा। यानी इसको अगर मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा नीचे लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए बी इंटू यहां पे 2 इंटू ए बी इंटू बी सी कॉस थीटा। फटाफट इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो आई होप आपको ये विजिबल होगा, कुछ भी कट नहीं रहा है। अगर कट भी हल्का कुछ रहा है लास्ट में, हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी सी गायब हो रही हो, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं यहां पे क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन यहां पे भी कहानी वही है, जहां सीधे सीधे प्रोजेक्शन दे देता है वहां कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। लेकिन जहां सीधे सीधे प्रोजेक्शन नहीं देता, थीटा आर के टर्म में देता है, वहां पे नीचे वाले फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगेन बुक में आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, अच्छे से नोट डाउन करिए। आपके बुक के सवालों के लिए ये फॉर्मूला काफी है, लेकिन कंपटीशन के सवालों में ये वाला फॉर्मूला भी कई बार काम आ जाता है। फटाफट चीजों को नोट डाउन करिए। देखो यहां पे, देखो कुल मिला के इतने अच्छे से मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि ये जो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतने अच्छे से हमने समझ लिया है ना कि हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे सर नीचे वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे? अब देखो, नीचे वाला फॉर्मूला रिजल्ट के फॉर्म में आपके सामने मैंने निकाल के रख दिया। अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आता कैसे, ये प्रोसीजर मैंने आपको फिगर में ऑलरेडी दिखा दिया है। तो आप चाहो तो ऊपर वाले फॉर्मूले से नीचे वाले को जरूरत पड़ने पर एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली नीचे वाला रटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला बस समझ लो आया कैसे, ऊपर वाला थोड़ा सा दिमाग में रखना सर। और अगेन ऊपर वाले को भी हमने अच्छे से यहां पे समझा है। ये कहानी सभी को यहां पे क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए। क्लियर है? यानी कुल मिला के ये दो और ये दो, कुल मिला के ये 4 फॉर्मूले हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया सर? अब ये जो पूरी कहानी यहां पे हमने अच्छे तरीके से समझी है सर, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। देखो, मैंने आप लोगों को एक लाइन शुरुआत में बताई थी कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि एक ट्रायंगल के लिए कोई ऐसी एक ही इक्वेशन जानते हो क्या जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे एक ही बार में बात कर दे? तो अगर इस चीज को अब अगर मैं यहां पे चेक करूं तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए उतनी सटीक नहीं बैठती, क्योंकि अगर ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले की बात करूंगा तो आप कहोगे सर ट्रायंगल का साइड आया, चलो ठीक है, ट्रायंगल का साइड आया, ट्रायंगल का साइड आया, ट्रायंगल का साइड आया, लेकिन ये तो ट्रायंगल का साइड नहीं है, ठीक है। अगेन इसी तरीके से ट्रायंगल का साइड आया, ट्रायंगल का साइड आया, ट्रायंगल का साइड आया, ट्रायंगल का साइड आया, लेकिन ये तो ट्रायंगल का साइड नहीं है। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले की बात की जाए तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था वो उतने अच्छे से फिट नहीं बैठता, लेकिन नीचे वाले में फिट बैठता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले अगर दोनों फॉर्मूले को देखोगे तो आपको दिखेगा हर एक रिप्रेजेंट करने वाला टर्म अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन में ट्रायंगल के ही सारे साइड को क्या कर रहा है सर, शो कर रहा है। देखो यहां पे AC ट्रायंगल का साइड, AB ट्रायंगल का साइड, BC ट्रायंगल का साइड, अगेन ABBC ट्रायंगल का साइड, और सेम कहानी यहां पे दिख रही है सर। तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली थी ना, ये प्रॉपरली नीचे वाले फॉर्मूले में आपको सेटिस्फाई होती हुई दिख रही हो। कुल मिला के चारों फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे बोर्ड पर्सपेक्टिव से ऊपर वाले दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टार मार्क लगा देता हूं ताकि थोड़ा आपको दिमाग में रहे। क्लियर है? तो ऊपर वाले आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सर? अब यहां पे आगे बढ़ के देखो क्या सीखेंगे। अब आगे बढ़ के सर ये जानेंगे कि एक्चुअली में हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम कहता क्या है, क्या हमने जो सीखा है वही है या कहानी कुछ और है, इसको सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे समझते हैं सर कि हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। ध्यान से सुनिएगा। तो पहले नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए। तो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है सर, in an obtuse triangle the square of the side opposite to obtuse angle is equal to the sum of the squares of other two sides plus twice the product of one side and the projection of other on the first। यानी कुल मिला के मैंने जो आपको सिखाया ना, बस उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के फैंसी वे में बताया गया है। मैंने जो आपको सिखाया आसान लफ्जों में सिखाया, यहां पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लफ्जों में बताया गया है। कहानी को मैच करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बोली थी, तो मैंने आपको स्टेटमेंट कहा था सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है विद अ एक्स्ट्रा टर्म, यानी कि प्लस एक्स्ट्रा टर्म। और वो जो एक्स्ट्रा टर्म होता है सर इस फॉर्मेट का होता है 2 इंटू समथिंग, जहां पे एक समथिंग कहां से आता है सर, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं वो आपका एक समथिंग होगा। दूसरा समथिंग क्या होता है सर, तो जो प्रोजेक्शन आप निकालते हैं सर वही आपका दूसरा समथिंग होता है, यानी कि जो प्रोजेक्शन निकल के आता है सर वही आपका दूसरा समथिंग होता है। क्लियर है? बस उसी बात को देखो यहां पे फैंसी वे में बताया गया, मैच करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत में बोला जा रहा है इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने सीखा था सर कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो या तो आप ऐसा कह लो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा कह लो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, दोनों बातें एक ही है सर। तो ये जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, तो आपके इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा प्लस एक्स्ट्रा टर्म। बस वही एक्स्ट्रा टर्म के बारे में यहां पे इस रेड वाली लाइन में बताया गया है कि एक्स्ट्रा टर्म क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ, यानी कि 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, तो दो समथिंग का प्रोडक्ट। ये समथिंग क्या क्या है सर, द प्रोडक्ट ऑफ वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन द फर्स्ट। कुल मिला के यही बात जो मैंने आपको आसान लफ्जों में बताई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में यहां पे बताया गया है। तो फटाफट अपने इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए सर। क्लियर है? अब ये स्टेटमेंट देने के बाद, ये फिगर बना देने के बाद आपको बताया जा रहा है कि आपके फिगर में BD इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे समझना। देखो सर आपके एनसीईआरटी में ना बस इतना ही लिखा था, इस थ्योरम से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में प्रूफ से पहले बस इतनी ही कहानी लिखी थी, दैट्स इट। अब यहां पे समझिएगा, इस कहानी में
बस एक छोटे से लाइन में आपको बताया गया है कि AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर ही BD है। इस तरीके से प्रोजेक्शन को यहां पे डिफाइन किया गया है आपके NCERT में। और इस एक लाइन को अच्छे से समझाने के लिए पूरा एक लेक्चर लग गया सर। इसलिए आपके NCERT की बुक पतली रहती है, हमेशा आप समझिएगा। देखो, NCERT बुक कभी भी डिजाइन की जाती है ना, तो इस साइकोलॉजी के साथ डिजाइन की जाती है कि स्टूडेंट बुक को देख के कभी ना डरे। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक देखते हैं तो हम पहले ही डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है। लेकिन NCERT स्टूडेंट के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। वो बुक को जितना पतला हो सकता है उतना पतला रखने का कोशिश करता है, ताकि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बना रहे कि चलो बहुत कम पढ़ना है, आसानी से पढ़ लेंगे। इसी वजह से किसी भी क्लास की NCERT उठा के अगर आप उस क्लास की NCERT का रेफरेंस बुक उठा लोगे तो आप पाओगे हमेशा कि NCERT के कंपैरिजन में रेफरेंस बुक या तो डबल साइज का है या तो ट्रिपल साइज का है। क्योंकि इस टाइप की चीजें NCERT में आपको बहुत मिलेगी कि एक्सप्लेनेशन नो डाउट अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीधे एक लाइन में बोल दी जाती है, उनको अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं जाता है सर। इसलिए आपकी NCERT थोड़ी पतली होती है और एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपको कहानी को अच्छे तरीके से समझा सके। तो ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो बार बार NCERT करते रहते हो, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है NCERT, नो डाउट, मैथ के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन NCERT की मैथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपका टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है, तो सिर्फ NCERT के सवाल करके 100 में 100 नहीं ला सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और इसको मैं खुले ओपन चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ NCERT अगर आप बनाओ और कुछ ना बनाओ, 50 बार भी बना लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ में 100 में 100 अल्टीमेटली नहीं आएंगे। सवाल बहुत कम होते हैं, नो डाउट सवाल अच्छे होते हैं, लेकिन सवाल बहुत कम होते हैं। और देखो, हर चीज को सीखने का एक तरीका होता है। पहले कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्रॉल करना सीखता है, समझ रहे हो बात को। पहले वो रेंगता है, धीरे धीरे 4 पैरों पे चलता है, उसके बाद 2 पैरों पे आता है, फिर उछलना कूदना सीखता है। अब सीधे एक बच्चा जन्म ले और उसको मैं कह दूं भैया 2 टांगों पे चलो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल चीज है ही नहीं कि कम सवालों बना के सोच लो कि भाई पूरे नंबर आ जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका होता है कि पहले हम किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, पहले आसान लेवल के सवाल बनाते हैं, फिर थोड़ा सा सवालों के लेवल को टफ करते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाते हैं। अब NCERT बीच का गैप मेंटेन ही नहीं करता, सीधे या तो टफ लेवल के सवाल पे चला जाएगा या एडवांस लेवल के सवाल पे चला जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करनी है। क्लियर हो गया सर? इतनी कहानी सभी को यहां पे समझ में आई? अब ध्यान से अगेन सुनिएगा। देखो सर, यही जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम है, इसी थ्योरम को ऐसा भी बोला जा सकता है, यानी कि एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आपको इस तरीके से बना के दे देगा और उसमें बोल देगा कि इफ ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्टूस ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल एट B, एंड जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है AD परपेंडिकुलर CB, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। यानी इसी थ्योरम को ऐसे भी थोड़ा सा और सिंपल वे में बोला जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात को समझना, ध्यान से सुनना। सर, इस थ्योरम पे बेस्ड सवाल आगे जाके हम बनाने वाले हैं। तो अगर कोई इस थ्योरम पे बेस्ड सवाल ज्यादा नंबर में आ गया, तो हमें पता है सर कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहां पे थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड में इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये तो बवंडर है, ये तो बवाल है, इसको तो याद करके लिखने में पसीने निकल जाएंगे सर, तो क्या लिखें? तो आपको यहां पे एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको सिंपली थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड में ये लिख देना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वी कैन से दैट, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वी कैन से दैट। अब आपने अपने उस वाले फिगर के ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जिस तरीके से इस टाइप का रिजल्ट लगाया होगा, उसके बाद सीधे सीधे रिजल्ट लिख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसी फिगर पे सवाल है, यानी इस फिगर में किस तरीके से ये रिजल्ट अप्लाई होगा आपको क्लियर हो रहा है। तो आपको थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज में बस इतना लिख देना है, इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वी कैन से दैट, और अपने फिगर के हिसाब से जैसे आपका इक्वेशन आ रहा है उसको लिख देना है, दैट्स इट। इतना ही लिखना, आपको पूरी इतनी कहानी या ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करो। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर, NCERT का कंसेप्ट है, यानी ये कंसेप्ट या तो सवालों के थ्रू या फिर प्रूफ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब एक और बात समझिएगा सर, यहां पे जब आपके NCERT बुक में ये डिफाइन किया गया थ्योरम, तो ऑब्वियस ही बात है कोई एक तरीके से प्रोजेक्शन करके इस वाले रिजल्ट को लिखा गया है। यहां पे तरीका क्या दिख रहा है सर?
तो यहां पे क्लियरली हमें प्रोजेक्शन का तरीका दिख रहा है, दिख रहा है सर। यहां पे बात इस तरीके से हो रही है कि ए बी का प्रोजेक्शन बी सी के ऊपर निकाला गया है। यानी इसी फिगर में सिचुएशन ऐसी भी बन सकती थी सर कि बी सी का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर निकाला जाता और एक अलग तरीके से थोड़ा सा रिजल्ट निकल के आता। क्लियर हो गया सर। तो बुक ने दोनों प्रोजेक्शन के तरीकों पे नहीं, किसी एक पे डिस्कस करते हुए आपको इतनी कहानी बता दी। क्लियर है सर। तो अब थ्योरम भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो इसका प्रूफ भी हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी तक ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, और बहुत आसान सा प्रूफ है। अब यहां पे प्रूफ की थोड़ी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो प्रूफ के दौरान आपको दोनों तरीके से प्रोजेक्शन को कंसीडर करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई एक तरीके से प्रोजेक्शन की कहानी बनाना, प्रूफ कर देना, डेट्स इट, उतना काफी होगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दोनों तरीके से प्रोजेक्शन पे बात करते हुए प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक तरीका उठाना, उसको प्रूफ कर देना, डेट्स इट, उतना काफी होगा। अब देखो यहां पे समझते हैं कि प्रूफ पूछा कैसे कैसे जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपसे प्रूफ दो तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि कोई भी फिगर ना दे, कोई भी फिगर ना दे और ऐसे सीधे आपसे प्रूफ पूछ ले, बिना फिगर के सीधे ऐसे प्रूफ पूछ ले कि प्रूफ दैट, क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा सर, प्रूफ दैट इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल the square of the side opposite to obtuse angle is equal to sum of the squares of other two sides plus twice the product of one side and the projection of other on first। तो प्रूफ पूछने का यहां पे एक तरीका ऐसा हो सकता है, बिना फिगर के ऐसे पूछ ले। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको बकायदा फिगर प्रोवाइड करके दे दे, यानी फिगर प्रोवाइड करके दे दे और ये आपसे पूछ ले सर कि in triangle ABC, if triangle ABC is a obtuse triangle, obtuse angle that B and AD perpendicular CB, then prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 into BC into BD। तो अगर ऐसे प्रूफ पूछेगा सर इस वाले थ्योरम का, तो फिगर देना जरूरी है, वो आपको फिगर जरूर देगा, तो फिगर दे के पूछेगा। तो अगर पहली बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो मुझे पर्सनली फील होता है कि सिंपली ऐसे पूछ लेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा चांसेस यही रहेगा कि बकायदा डायग्राम दे देगा आपको और इस तरीके से प्रूफ को पूछेगा। तो अगेन जो बातें बोली उसको यहां पे नोट डाउन करो। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए, आप लोगों को ये डाउट पूछना चाहिए था। देखो क्या, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा है कि फिगर में मुझे गिवन है एडी परपेंडिकुलर सीबी। क्या गिवन है सर, एडी परपेंडिकुलर सीबी। अब थोड़ा फिगर में आ जाइए। फिगर में कहोगे सर एडी परपेंडिकुलर सीडी है, यहां सीडी होना चाहिए था सर, सीबी क्यों लिखा है। अब देखो समझना बात को, मैथमेटिकली इस चीज को याद रखना कि अगर कभी किसी साइड को एक्सटेंड करने के बाद, कभी किसी साइड को प्रोड्यूस करने के बाद अगर कभी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, तो आप यहां पे एडी परपेंडिकुलर डीसी तो बोल ही सकते हो। आप यहां पे एडी परपेंडिकुलर डीसी बोल सकते हो। आप यहां पे सर ऐसे भी बोल सकते हो एडी परपेंडिकुलर डीबी, ऐसे भी बोल सकते हो। और आप यहां पे एडी परपेंडिकुलर आपका सीबी भी बोल सकते हो। क्यों सर, क्योंकि इसी सीबी को प्रोड्यूस किया गया है तब जाके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो याद रखना मैथ्स में कि कई बार इस तरीके से कभी किसी प्रोडक्शन के बाद परपेंडिकुलर की बात होती है ना, तो ऐसे भी डेटा गिवन होता है। तो ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि ये और ये तो परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा है। अरे भैया, यही प्रोड्यूस होने के बाद सीडी बना है और तब परपेंडिकुलर है। तो इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है एडी परपेंडिकुलर सीबी। अब देखो वो अगर ऐसे बोलेगा ना, ध्यान रखना, अगर वो ऐसे बोलेगा तो कभी भी बीसी नहीं लिखेगा, वो हमेशा क्या लिखेगा, सीबी लिखेगा। क्यों, क्योंकि सीबी बता रहा है कि बी के तरफ प्रोड्यूस किया गया है। इस इंपॉर्टेंट छोटी सी बात को याद रखना, सीबी बोलने का यहां पे मतलब है कि बी के तरफ प्रोड्यूस किया गया है। तो अगर वो इस तरीके से बोलेगा ना, तो उसके लिखने के नोटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर यहां पे वो चाहता तो बीसी बोल सकता था ना, बीसी सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका बोलने का क्या होगा, सीबी। क्योंकि हमने सीखा है कि ये जो लिखने का तरीका होता है इससे समझ में आ जाता है कोई साइड किधर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आखिरी लेटर मुझे बता देता है प्रोडक्शन किधर है। आखिरी लेटर बी है, यानी कि बी के तरफ प्रोडक्शन है सर। तो यहां पे इस तरीके से भी परपेंडिकुलर की कहानी प्रोडक्शन वाले केसेस में लिखी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन नोट डाउन करिए कॉपी पे। क्लियर हो गया सर।
अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रूफ पूछा जा सकता है आपसे। अब प्रॉपरली प्रूफ की कहानी देखते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रूफ की कहानी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि इसका प्रूफ हमसे बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। तरीका नंबर 1, स्टेटमेंट दे दे, बिना डायग्राम के प्रूफ पूछ ले। तरीका नंबर 2, इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट दे दे और डायग्राम के साथ प्रूफ पूछ ले। अब चूंकि यह थ्योरम अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है सर, तो बहुत हाई चांसेस है कि जब भी यह पहली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसान वाले तरीके से ही पूछा जाएगा, इस वाले तरीके से ही पूछा जाएगा, जहां पे आपका स्टेटमेंट डायग्राम के साथ दे देगा, उसके बाद प्रूफ करने के लिए कह देगा। तो कहानी में कैसे आगे बढ़ना है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब अपने प्रूफ के एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सर इस सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना डायग्राम गिवन है, जहां पे हम मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर देने के बाद आगे सवाल हमसे कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एट B एंड AD परपेंडिकुलर CB, then prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 into BC into BD। तो यहां पे जो भी गिवन डेटा है सर वो पहले से ही फिगर में हाईलाइटेड है, यानी कि अब अपनी एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करना है सर, तो यहां पे फिगर गिवन है और इस वाली चीज को हमें प्रूव करना है। अब ये जो हमें इक्वेशन का फॉर्मेट गिवन है जिसे हमें प्रूव करना है सर, इनके पार्ट्स क्या क्या है पहले हाईलाइट करते हैं। तो पार्ट्स में मुझे AC दिख रहा है सर, पार्ट्स में मुझे AB दिख रहा है सर, पार्ट्स में मुझे BC दिख रहा है सर, पार्ट्स में मुझे BD भी दिख रहा है सर। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि हमें ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट प्रूफ करना है उसमें मेरे फिगर के ट्रायंगल्स के ही साइड इस्तेमाल किए गए हैं। कुल मिला के यहां पे मेरे ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड आने वाले एक रिजल्ट को प्रूफ करना है। कुल मिला के हमारे ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड आने वाले एक रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है, जहां पे हमें यह भी ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस प्रूफ दैट के पार्ट्स में से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि स्क्वायर के टर्म में है। तो यहां पे ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के कुछ साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या हिंट मिलता है, तुरंत कह दोगे सर कि एक ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक ही रिजल्ट में ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड चर्चा हो रही है और साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाइथागोरस लगा होगा, क्योंकि पाइथागोरस ही तो मुझे साइड के स्क्वायर वाले टर्म लाके देता है। अब जैसे ही ये समझ में आया, अब अपने डायग्राम पे आ गए सर। तो पाइथागोरस कहां काम करता है सर, तो पाइथागोरस के अप्लाई होने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और मुझे अपने इस गिवन फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख भी रहे हैं सर। मुझे अपने फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। कौन कौन, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे अपने फिगर में यहां पे एक तो ये छोटू वाला पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है, और इसके साथ साथ मुझे अपने फिगर में ये बड़ा वाला रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी ऑब्जर्व हो रहा है। यानी कि सर यहां पे पाइथागोरस इन्हीं ट्रायंगल्स में लगने वाला, अब हम श्योर हो चुके हैं। अब मन में एक ही डाउट आता है सर, डाउट ये है कि ये जो रिजल्ट मुझे यहां पे प्रूफ करके दिखाना है, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए क्या मुझे अपने पर्पल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, या फिर क्या मुझे अपने लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, या फिर दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो कंबाइन होंगे, तब जाके ये प्रूव होगा। अब ये मेरे मन में डाउट चल रहा है। अब हमने इतने सवाल बना लिए हैं ना कि कुछ चीजें तो अब एक्सपीरियंस से आती है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से पता है कि जिस सवाल में मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं सर, 90% चांसेस यही होते हैं कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स कंबाइन होते हैं किसी ना किसी तरीके से, और तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। तो हमने जो अपने सवालों के एक्सपीरियंस से सीखा है, इससे मुझे क्लियर होता है सर
कि जरूर दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगा और दोनों का जो पाइथागोरस का रिजल्ट आएगा वो किसी ना किसी तरीके से कंबाइन होगा, तभी जाके ये फाइनल रिजल्ट प्रूव हो पाएगा। ये चीज अभी मुझे अपने एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है और ये चीज हम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। देखो कैसे कंफर्मेशन लेंगे इस चीज का, ध्यान से सुनना। तो इन पार्ट्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ऑब्जर्व करिएगा, AC ये रहा सर AC, इसके बाद AB ये रहा AB, इसके बाद BC ये रहा BC और फाइनली ये रहा BD। ध्यान दीजिएगा, तो ये चारों के चारों पार्ट्स एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में, एक ही प्रूफ डेट में आ रहे हैं सर। और यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मैं एरी चोटी का भी जोर लगा लूंगा, उसके बाद भी सिर्फ एक ट्रायंगल को सिलेक्ट करके पाइथागोरस लगाऊंगा तो कभी भी एक साथ चारों पार्ट पे बात नहीं हो पाएगी। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मुझे जो एक इक्वेशन के फॉर्मेट में प्रूफ करना है उसमें ये चारों पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं सर। और यहां पे अगर मैं एक इकलौते राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो एरी चोटी का भी जोर लगा लूंगा, उसके बाद भी एक ही पाइथागोरस से, एक ही ट्रायंगल में पाइथागोरस को अप्लाई करने के बाद एक ही इक्वेशन में चारों पार्ट्स की एक साथ बात कभी नहीं हो पाएगी। चारों पार्ट्स की बात करने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल के पाइथागोरस में जाना ही पड़ेगा, तभी जाके चारों की बात हो पाएगी सर। ये यहां फिगर से भी कंफर्म होता है। तो अब हम कंफर्म हो चुके हैं, क्या करना है, मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ऑब्जर्व हो रहे हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस के जो दो रिजल्ट आएंगे वही रिजल्ट किसी ना किसी तरीके से कंबाइन होंगे और ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो जो समझ में आ रहा है अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले अपने पर्पल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। तो पर्पल वाले में अगर पाइथागोरस लगाएंगे सर तो यहां पे हम बोल देंगे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यह समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अपने लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो लाल वाले में लगाएंगे सर तो लिख लेंगे यहां पे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस यहां पे DC स्क्वायर। यह समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या आगे नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मुद्दा यह है सर कि दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, ध्यान से सुनिएगा। तो सर मुझे जो प्रूफ करना है अगर उसको मैं अपने पाइथागोरस के रिजल्ट से मैच करूं तो किससे मिलता जुलता दिखता है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि मुझे जो प्रूफ करना है वो मुझे इससे ज्यादा मिलता जुलता दिखता है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें AC स्क्वायर बराबर टाइप का फॉर्मेट है और यहां पे भी AC स्क्वायर बराबर टाइप का फॉर्मेट आ रहा है। यानी ये जो चीज मुझे प्रूफ करनी है सर वो इससे ज्यादा मिलती जुलती दिख रही है सर, यानी कि इसी में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर मैं और थोड़ा मैच करूं तो कहोगे सर कि लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा का पूरा मैच हो रहा है लेकिन राइट हैंड साइड बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कि यही राइट हैंड साइड किसी ना किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में भाग लेगा और रिप्लेसमेंट करने के बाद ये निकल के आ जाएगा। ये मुझे क्लियर हो रहा है क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि दोनों को कंपेयर करने पे सर लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा का पूरा मैच हो रहा है AC स्क्वायर, लेकिन राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उससे अभी फिलहाल मैच नहीं हो रहा है सर, यानी कि यही पार्ट इसकी मदद से किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस होगा, रिजल्ट कंबाइन होगा और ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन कैसे, अब वही देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी इसी राइट साइड वाले पार्ट के रिप्लेसमेंट पे सोचना है सर। अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो AD स्क्वायर सर, AD स्क्वायर चाहिए, कहोगे नहीं चाहिए, चलो ठीक है। AD कहां है सर, ये रहा AD, चलो ठीक। और क्या है सर, DC। अब DC चाहिए आपको, अगेन नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो DC है सर ये मुझे दिख रहा है कि DB और BC के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो तुरंत मेरे दिमाग में हिट करता है कि अगर मैं DC के बदले DB प्लस BC लिख दूंगा तो A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा, जिसका एक टर्म होता है 2AB का टर्म, और यहां पे एक 2AB टाइप का टर्म आ भी रहा है सर। तो अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिख लेंगे सर AD स्क्वायर प्लस DC के बदले यहां पे बोल देंगे सर DB प्लस BC का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं सर यहां पे।
तो ये हो जाएगा यहां पे AD स्क्वायर प्लस यहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया सर यहां पे। ये समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पे हो जाएगा सर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब वापिस से अपने प्रूफ डेट से मैच करिए, तो मैच करोगे तो कहोगे सर ये वाला 2AB वाला टर्म बिल्कुल मैच कर गया सर, 2 इंटू BC इंटू BD बोलो DB बोलो एक ही बात है, ये टर्म मिल गया सर बिना किसी दिक्कत के, ये मैच कर गया। और सर BC स्क्वायर भी आ गया है, ये भी मैच कर गया है, ठीक है सर। अब क्या आना चाहिए, यहां पे AB स्क्वायर की कमी है। आ क्या रहा है, यहां पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो कॉमन सेंस से क्लियर होता है कि जरूर यही कॉम्बिनेशन किसी ना किसी तरीके से AB स्क्वायर बनने वाला है। अब किस तरीके से कंबाइन करना है, रिजल्ट आपको समझ में आ चुका होगा। आपको दिख रहा है सर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर रिप्लेस करने की जरूरत है, जिसके बारे में एक पाइथागोरस रिजल्ट में ऑलरेडी बात हो चुकी है। यहां से क्लियर है कि AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के बदले मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं सर, AB स्क्वायर लिख सकता हूं। बस जैसे ही मैंने लिखा, अभी यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया है सर कि AB स्क्वायर प्लस यहां पे BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC जो होगा ये किसके बराबर होगा सर, तो ये मेरे ओरिजिनल AC स्क्वायर के बराबर होगा। और यही तो मुझे यहां पे प्रूफ करना था सर। मैच कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए। तो देखो बहुत आसान सा प्रूफ, और कुछ अलग आपको नहीं सोचना है। बिल्कुल हमने जो सवालों को टैकल करने का तरीका सीखा है बिल्कुल वैसे ही टैकल किया। इस प्रूफ को भी हमने देखिए यहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, सवाल की तरह ही ट्रीट करते हुए सॉल्व किया है सर, कुछ अलग नहीं किया। बिल्कुल जैसे सोचने का तरीका सीखा है अप्लाई कर दिया बड़ी आसानी से। मतलब बहुत फुद्दू सा प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, बड़ी आसानी से बना लोगे। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे तरीके से लिखकर बनाना आपका यहां पे होमवर्क रहेगा। सारे लोग होमवर्क बना लेना, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके साथ हमारे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की कहानी पूरी होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम के मदद से ही आने वाले एक दूसरे रिजल्ट पे बात करेंगे, वो भी बहुत तगड़ा रिजल्ट होने वाला है। तो इस लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है सर, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पूरा का पूरा कोर्स, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं।